Hello and good evening, all of you, in this Success वाला YouTube चैनल। इसके पहले वाले क्लास में हमने आपको बाबर के बारे में पढ़ाया था और बाबर के बाद आज हम आप लोगों को हुमायूं के बारे में पढ़ाएंगे। हुमायूं बाबर का सबसे बड़ा लड़का था। दरअसल बाबर के 4 लड़के थे, हुमायूं, कामरान, अस्करी और हिंदाल। और हुमायूं का जन्म सन 1508 में, सन 1508 एडी में हुआ था और बाबर की मृत्यु होने के पश्चात 1530 ईस्वी में यह हिंदुस्तान के सिंहासन पर बैठता है। और हुमायूं का मतलब तो फॉर्च्यून होता है, हुमायूं का मतलब तो भाग्य होता है, लेकिन ये बहुत ही दुर्भाग्यशाली शासक था, दुर्भाग्यशाली मुगल शासक था, क्योंकि इसके जीवन काल के अधिकतर समय में ये कहीं एक जगह से दूसरे जगह, दूसरे जगह से तीसरे जगह, मतलब इसका पूरा जीवन संघर्ष करते हुए ही बीत गया। ये कभी अपने जीवन में ये आराम से सिंहासन, सत्ता के सिंहासन का सुख नहीं भोग सका। क्यों नहीं भोग सका, इसके बारे में हम आज इसके बारे में वर्णन करेंगे और आपको इसके बारे में डीपली बतलाएंगे। क्यों हुमायूं ने 1530 में शासक बनने के बाद 1535 में सबसे पहले महमूद लोदी को जौनपुर से उसको खदेड़ा। जौनपुर से खदेड़ते हुए हुमायूं ने महमूद लोदी को चेस करते हुए चुनार के किले को भी सीज कर लिया। चुनार के किले को सीज कर लिया। चुनार का किला उस समय पॉलिटिकली रूप से और स्ट्रेटेजिकली रूप से उस समय बहुत ही महत्वपूर्ण स्थान रखता था, क्योंकि जो पूरब से आक्रमण होते थे उसको एक प्रकार से डिफेंस प्रदान करने के लिए, रक्षा प्रदान करने के लिए चुनार के किले को निर्माण कराया था। और इसको 1535 में हुमायूं ने महमूद लोदी को जब जौनपुर से खदेड़ा, जौनपुर से खदेड़ते हुए इनको चुनार तक पहुंचे, उसके बाद चुनार के किले को इसने बिसीज कर लिया। तो इस प्रकार से कह सकते हैं कि हुमायूं का जो आरंभिक आक्रमण था अफगानों के विरुद्ध वो सफल था। उसके बाद हुमायूं ने कलिंजर किले को, कलिंजर किला जो कि बांदा जिले में अवस्थित है, इस कलिंजर किले को भी हुमायूं ने सब्जिक्यूट कर लिया, इस पर आधिपत्य स्थापित कर लिया। ये वही कलिंजर का फेमस किला है जहां 1545 में शेर शाह सूरी जब आक्रमण करने गया तो आक्रमण करते वक्त एक बारूद का गोला रिटर्न होके शेर शाह सूरी के जो एम्यूनेशन थे उस पे गिर गया, जिससे विस्फोट होके शेर शाह सूरी की असामयिक मृत्यु हो गई थी। वही कलिंजर का फेमस किला था जिसको 1534 में हुमायूं ने बिसीज कर लिया। इसके बाद इस समय गुजरात का एक फेमस शासक था बहादुर शाह, और बहादुर शाह गुजरात पर स्वतंत्र शासक करता था, स्वतंत्र वहां का शासक था। और गुजरात को हुमायूं मुगल साम्राज्य में मिलाना चाहता था, लेकिन उसके पहले एक घटना घटित हो गई। दरअसल गुजरात का जो शासक था बहादुर शाह, उसने चित्तौड़ पर आक्रमण कर दिया, चित्तौड़ पर। और उस समय चित्तौड़ की रानी ने हुमायूं को राखी बंधन भेजा, रक्षा बंधन भेजा। कर्णावती उनका नाम था, रानी कर्णावती। और उन्होंने रक्षा बंधन हुमायूं के पास इसलिए भेजा कि आप बहादुर शाह के अटैक से चित्तौड़ को सुरक्षा प्रदान कीजिए, हमको सुरक्षा प्रदान कीजिए बहादुर शाह के आक्रमण को पर। बट आरंभिक में हुमायूं ने इस पर ध्यान नहीं दिया और बहादुर शाह ने चित्तौड़ पर आक्रमण करके चित्तौड़ को बड़ी आसानी से जीत लेता है।
उसके बाद जितने भी पुरुष रहते हैं चित्तौड़ में, उसने सभी का मतलब कि मैशेकर्ण कर दिया, मतलब सभी का नरसंहार कर दिया। उसके बाद जितनी रानियां थी सभी ने जौहर कर लिया और अपने जीवन को समाप्त कर लिया। उसके बाद हुमायूं को जब इस जानकारी के बारे में पता चला तो हुमायूं बहुत क्रोधित हुआ, बहुत क्रुद्ध हुआ। उसके बाद उसने गुजरात पर अटैक कर दिया सन 1539 ईस्वी में, सन 1535-34 ईस्वी में उसने गुजरात पर आक्रमण करके गुजरात को विजित कर लिया। और गुजरात को विजित करने के पहले बहादुर शाह ने पुर्तगालियों से एक समझौता कर लिया। क्यों समझौता कर लिया? क्योंकि बहादुर शाह चाहता था कि पुर्तगाली हमारी रक्षा करें, किसके विरुद्ध? हुमायूं के विरुद्ध। तो पुर्तगालियों को बहादुर शाह ने दमन दीव और बेसिन का क्षेत्र पुर्तगालियों को सौंप दिया। किसके बदले में? कि इसके बदले में पुर्तगाली हमारा सहायता करेंगे, किसके विरुद्ध? हुमायूं के विरुद्ध। बट पुर्तगालियों ने 1536 ईस्वी में बहादुर शाह को पुनः दोबारा गुजरात की गद्दी पर बैठा देते हैं। मतलब कि पुर्तगाली दोबारा कोऑपरेट करके, दोबारा हेल्प करके मुगलों के विरुद्ध, हुमायूं के विरुद्ध बहादुर शाह की सहायता करके दोबारा गुजरात की गद्दी पर बहादुर शाह को बैठा देते हैं। उसके बाद बैठाने के बाद सन 1737 ईस्वी में, एक साल के बाद, पुर्तगालियों ने बहादुर शाह को अरब सागर के एक बोट पर मिलने के लिए बुलाया। और जब बहादुर शाह पुर्तगालियों से मिलने के लिए अरब सागर के बोट पर जाते हैं तो पुर्तगालियों ने धोखेबाजीवश एक प्रकार से विश्वासघात करके बहादुर शाह जफर का मृत्यु कर देते हैं। बहादुर शाह जफर को मार डालते हैं और मारने के बाद बहादुर शाह को अरब सागर में फेंक देते हैं। तो इस प्रकार बहादुर शाह की जो लीला थी, जो जीवन लीला थी, इसी प्रकार समाप्त हो जाती है। उसके बाद 1535 ईस्वी में हुमायूं ने एक दीन पनाह नामक नगर का स्थापना करता है। दीन पनाह सिटी जी की स्थापना करता है, का फाउंडर है। और इस सिटी को उसने यमुना नदी के किनारे स्थापित किया। और इसको तो उसने इसलिए एस्टैब्लिश किया था कि यहाँ जो एक बुद्धिजीवी वर्ग हैं, जो एक लेखक वर्ग हैं, जो मतलब एक इंटेलेक्चुअल वर्ग हैं, उनको रहने के लिए उसने दीन पनाह सिटी की स्थापना की थी 1535 AD में। किसने? हुमायूं ने। बट जब 1539 में चौसा का युद्ध हैपेंड होता है। कौन सा युद्ध? चौसा का युद्ध घटित होता है। चौसा वार जो युद्ध था, ये 26 जून 1539 को हैपेंड हुआ था, घटित हुआ था। ये चौसा जो स्थान है, ये यूपी और बॉर्डर पर अवस्थित है। इसी स्थान पर गंगा नदी बहती है और इसी स्थान पर गंगा नदी की एक सहायक नदी है कर्मनासा नदी। कर्मनासा नदी इसी चौसा नामक स्थान पर मिलती है। तो ये काफी एक लो लैंड एरिया था, मतलब ये काफी एक निचली भूमि थी, निचली समतल भूमि थी। तो इस चौसा नामक स्थान पर शेर शाह सूरी ने बड़ी चालाकी से हुमायूं को संधि करने के लिए बुलाता है, मित्रता करने के लिए बुलाता है। वो कहता है कि हुमायूं आप आइए, हम और आप यहाँ मिलकर बैठ के एक समझौता करके अपने अपने राज्य को क्लियरली डिफाइन कर लेंगे कि हमारा राज्य कहाँ तक है, आपका राज्य कहाँ तक है। और हुमायूं शेर शाह की इन चिकनी चुपड़ी बातों में फंस जाता है और हुमायूं मिलने के लिए मार्च
शुरुआती मार्च में ये चौसा पहुंच जाता है और 3 महीने तक शेर शाह सूरी और हुमायूं की सेनाएं चौसा के मैदान में डटी रहती हैं, बट कोई समझौता नहीं हो पाता है, क्योंकि दोनों पक्ष एक दूसरे पर आरोप लगाते हैं और दोनों पक्ष एक दूसरे पर विश्वास नहीं रखते हैं। अब विश्वास की भावना रहती है और चलते चलते इसी 25 जून की रात को सुबह 2 बजे के समय शेर शाह की सूरी की सेना ने अचानक हुमायूं की सेना पर अटैक कर दिया और हुमायूं की सेना इस आक्रमण से अपने आप को संभाल नहीं सकी, अपने आप को एडजस्ट नहीं कर सकी, अपने आप को काउंटर नहीं कर पाई शेर शाह की सेना के सामने, और बड़े आसानी से शेर शाह की सेना ने हुमायूं की सेना को इस युद्ध में धूल चटा दी और हुमायूं किसी तरह कुछ आदमियों की मदद से, कुछ लोकल आदमियों की मदद से गंगा नदी के सहारे अपना जान बचाकर वो गाजीपुर भाग आया। गाजीपुर से होते हुए वो आजमगढ़ गया और इसी तरह होते हुए आगरा पहुंचा। आगरा पहुंचने के पश्चात हुमायूं ने अपने भाइयों से हेल्प मांगी, लेकिन उसके किसी भाई ने हेल्प करने के लिए तैयार नहीं हुए। दरअसल हुमायूं शासक बनने के बाद एक बहुत बड़ी गलती कर देता है और अपने भाइयों पर अत्यधिक विश्वास करता है और उसने काबुल और कांधार का क्षेत्र, काबुल और कांधार का क्षेत्र अस्करी को सौंप देता है, जो हुमायूं के सेकंड नंबर का भाई है। यह दूसरे नंबर का लड़का है बाबर का। उसके बाद संभल और दीपालपुर, संभल एंड दीपालपुर इस क्षेत्र को हुमायूं, यहां कामरान है, जो काबुल और कांधार है, कामरान को सौंप देता है। कामरान ही बाबर का सेकंड लड़का है और जो संभल और दीपालपुर है ये जो सौंपता है अस्करी और हिंदाल को क्रमशः सौंप देता है। संभल जो है ये अस्करी को दे देता है, अस्करी को इसका दीवान बना देता है, सूबेदार बना देता है, और दीपालपुर को ये हिंदाल को सूबेदार नियुक्त करता है। और यही सबसे बड़ी इसकी भूल थी कि इसने अपने राज्य को, अपने किंगडम को अपने भाइयों में डिवाइड कर दिया। काबुल और कांधार को इसने कामरान को सौंप दिया। कामरान हुमायूं के बाद सेकंड नंबर का लड़का था बाबर का, और इसके बाद संभल और दीपालपुर को इसने क्रमशः अस्करी और हिंदाल को सौंप दिया। और जब इसने 1535 में, जैसा कि हमने आपको बता चुके हैं, जब इसने बाबर बहादुर शाह को परास्त किया, बहादुर शाह को हराया गुजरात में, और जब गुजरात को इसने विजिट कर लिया तब इसने गुजरात का सूबेदार कामरान को नियुक्त कर दिया। तो ये सब इसकी सबसे बड़ी भूल थी। और इसके तीनों भाइयों ने प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से चौसा के युद्ध में और आगे के युद्ध में शेर शाह सूरी का साथ दिया। और चौसा के युद्ध के पश्चात जब हुमायूं आगरा पहुंचता है, अपने भाइयों से हेल्प मांगता है, जब उसके कोई भाई हेल्प करने के लिए तैयार नहीं होते, तब भी वो संकल्प लेता है कि
हम शेरशाह सूरी को आगे के युद्ध में हराएंगे। इसके बाद एक और युद्ध घटित होता है जो कि बड़ा इंपॉर्टेंट युद्ध है, और इस युद्ध में हुमायूं की कंप्लीट शक्ति, हुमायूं की संपूर्ण शक्ति का विनाश हो जाता है, का पतन हो जाता है। और ये इस युद्ध का क्या नाम है? व्हाट वाज द नेम ऑफ दिस वॉर? दिस युद्ध, दिस वॉर्स नेम कन्नौज और बिलग्राम वॉर। इस युद्ध को कन्नौज का युद्ध, कन्नौज एंड बिलग्राम वॉर, ये जो युद्ध हुआ था, यह युद्ध 17 मई 1540 को घटित हुआ था। देखिए, कन्नौज का ऐतिहासिक दृष्टि से बहुत ही गजब का महत्व है। गुप्त काल से चलते हुए तक, पाल प्रतिहार राष्ट्रकूट तक, और यहां तक कि मुगल साम्राज्य तक कन्नौज का अत्यधिक महत्वपूर्ण स्थान है। और कन्नौज को हर्षवर्धन के समय, हर्षवर्धन जो कि पुष्यभूत डायनेस्टी से अपने आप को बिलोंग करता था, उस हर्षवर्धन ने अपनी राजधानी कन्नौज को बनाई थी। और इस कन्नौज को उस समय महोदया श्री और या महोदया नगर के नाम से जाना जाता था। महोदया श्री या महोदया नगर के नाम से कन्नौज को जाना जाता था। और इसी कन्नौज पर अधिकार करने के लिए ये ट्राइपार्टाइट वॉर हैपेंड हुआ, एक त्रिपक्षीय युद्ध घटित हुआ। और इस त्रिपक्षीय युद्ध पाल प्रतिहार राष्ट्रकूटों के मध्य घटित हुआ। किस पर कब्जा करने के लिए? कन्नौज पर कब्जा करने के लिए। तो इस प्रकार आप समझ सकते हैं कि कन्नौज का ऐतिहासिक दृष्टि से, हिस्टोरिकल पर्सपेक्टिव से क्या महत्व है, क्या वैल्यू है। आप केवल कन्नौज के बारे में यही जानते होंगे कि कन्नौज को इत्र के बारे में जाना जाता है कि यहाँ जो है इत्र की पैदावार होती है। लेकिन इसके अलावा भी कन्नौज को जानने के लिए बहुत कुछ है। तो ये युद्ध, कन्नौज और बिलग्राम का युद्ध 17 मई 1940 को घटित हुआ। किसके बीच? हुमायूं और शेरशाह सूरी के बीच। और इस युद्ध में भी हुमायूं और शेरशाह की सूरी की सेनाएं 1 महीने तक आमने सामने खड़ी थी। मतलब कि नियर अबाउट 18 अप्रैल से 17 मई तक ये 1 महीना लगभग हो जाता है। ये 1 महीने तक दोनों की सेनाएं खड़ी थी, लेकिन कोई पक्ष भी आक्रमण करने का हिम्मत नहीं कर पा रहा था, डेयर नहीं दिखा पा रहा था। लेकिन 17 मई की सुबह बारिश हो जाती है। और इस बारिश की होने की वजह से हुमायूं के जो एम्यूनेशन थे, हुमायूं के जो हथियार थे, हुमायूं के पास जो गोले बारूद थे, वो गोले बारूद बारिश की वजह से भीग जाते हैं। बट शेरशाह सूरी के पास जो एम्यूनेशन, गोले बारूद, हथियार थे, उसको उसने प्लास्टिक के पन्नी के द्वारा
उसको बारिश से सुरक्षित रखने में वो सफल हो जाता है। और जब बारिश समाप्त हो जाती है तो शेर शाह सूरी की सेना अनएक्सपेक्टेडली, अचानक हुमायूं की सेना पर टूट पड़ती है और हुमायूं की सेना को संभलने का भी स्थान नहीं मिल पाता। और इस प्रकार हुमायूं की मृत्यु हो जाए, हुमायूं को हार का सामना करना पड़ता है और वहां से भाग के आगरा जाता है। आगरा से भागते हुए वो मेवाड़ चला जाता है, राजस्थान चला जाता है। तो इस प्रकार सन 1542 में आम्बेर के राजा, आम्बेर के राजा थे राणा बीरसाल। राणा बीरसाल, जो ये राणा बीरसाल थे, इन्होंने हुमायूं को प्रश्रय प्रदान किया, इनको एक प्रकार से सुरक्षा प्रदान किया कि आप आइए, हमारे यहां रहिए, हम आपको किसी भी अटैक से आपको सुरक्षा प्रदान करेंगे। और ये राणा बीरसाल ने हुमायूं को प्रॉमिस किया, हुमायूं को वादा किया कि हम आपको थट्टा के क्षेत्र को जीतने में हम आपकी मदद करेंगे। लेकिन राणा बीरसाल थट्टा को जीतने में हुमायूं की मदद नहीं कर पाता है। और सन 1542 में ही हुमायूं की बेगम, जिनका नाम था हमीदा बानो बेगम, जिसको बेगा बेगम के नाम से भी जानते थे, उन्होंने एक महान पुत्र को जन्म दिया। उस पुत्र का नाम क्या था? जलालुद्दीन अकबर। और हुमायूं का क्या नाम था? हुमायूं का नाम था नसीरुद्दीन मोहम्मद हुमायूं। इनके नाम को भी क्वेश्चन बनाया जाता है एग्जाम में, तो आप लोग नाम पे भी थोड़ा सा फोकस कीजिएगा। अकबर 1542 में राणा बीरसाल, अमरकोट के राणा बीरसाल थे, उनके महल में इसका जन्म हुआ। और राणा बीरसाल ने हुमायूं को वादा किया था कि हम आपको थट्टा को जीतने में मदद प्रदान करेंगे। बट राणा बीरसाल थट्टा को जीतने में हुमायूं को हेल्प नहीं प्रोवाइड करा पाता। तो हुमायूं इसके बाद चला जाता है ईरान। वहां का शाह, वहां का शासक रहता है। ईरान में उस समय सफाविद एम्पायर था। टर्की में उस समय ऑटोमन एम्पायर रूल कर रहा था। और ईरान अफगानिस्तान के उत्तर में जो उज्बेकों का एरिया था, वहां उज्बेकों का रूल था। तो हुमायूं ने सन 1545 में काबुल और हुमायूं ने वादा किया था ईरान के शाह से। ईरान के शाह ने कहा था कि हम आपकी मदद करेंगे काबुल और कांधार और भारत को जीतने में। और ईरान के शाह ने 12,000 की टुकड़ी की सैन्य टुकड़ी उपलब्ध कराई हुमायूं के लिए। और इसके बदले में उसने हुमायूं से कहा था कि हुमायूं जी, जब आप इंडिया पे कब्जा कर लीजिएगा, जब इंडिया पे आपका रूल स्थापित हो जाएगा, जब आपका सिंहासन स्थापित हो जाएगा, तो वहां जो सिक्के ढलेंगे, उस सिक्के पर मुगलों का फोटो न होकर उस पर किसका फोटो रहेगा? ईरान के सफाविद एम्पायर के जो शाह हैं, उनका फोटो रहेगा। इसके अतिरिक्त उसने कहा था कि जब आप काबुल को जीत लेंगे, काबुल और कांधार को जीत लेंगे, तो काबुल और कांधार का जो क्षेत्र है, ये किसको दे देंगे? ईरान को दे देंगे। लेकिन 1545 में जब हुमायूं ने काबुल को जीत लेता है,
तो उसके बाद वो अपने वादे से मुकर जाता है, अपने वादे से वो मुकर जाता है। तो वो काबुल को, ईरान को देने के लिए वो राजी नहीं होता है। उसके बाद इसी तरह चलता रहा। फिर एक इंपॉर्टेंट युद्ध हुआ 1535 में, जिस युद्ध का नाम है सरहिंद का युद्ध। सरहिंद का युद्ध, सरहिंद वार, जो कि 1555 में ये घटित हुआ था। दरअसल एक्चुअली शेर शाह सूरी की डेथ 1545 में कलिंजर में हो जाती है, जैसा कि हमने आपको बता चुके हैं। शेर शाह सूरी के बाद इस्लाम शाह सूरी शासक बनता है, जो कि 1545 से 1553 तक सूरी डायनेस्टी का रूलर था। इस्लाम शाह के बाद इब्राहिम शाह सूरी शासक बनता है, सुल्तान बनता है। और इब्राहिम शाह सूरी की मृत्यु जनवरी 1555 में हो जाती है। तो उसके बाद इब्राहिम शाह सूरी के मरने के बाद सूरी डायनेस्टी में एक प्रकार से सिविल वार छिड़ जाता है, गृह युद्ध छिड़ जाता है आपस के सुल्तानों में। लेकिन इसी तरह सिकंदर शाह सूरी अल्टीमेटली सूरी डायनेस्टी का सुल्तान नियुक्त होता है। सिकंदर शाह सूरी इसी सिकंदर शाह सूरी से हुमायूं और बैरम खान, क्योंकि इस समय तक हुमायूं का सबसे जो कॉन्फिडेंट पर्सन था, जो सबसे मतलब विश्वास पात्र व्यक्ति था, वो बैरम खान था। यही बैरम खान था जो पानीपत के द्वितीय युद्ध में अकबर की तरफ से पानीपत के द्वितीय युद्ध को लीड कर रहा था, और 1556 से 1560 तक वो अकबर का संरक्षक भी था, अकबर का रीजेंट था, गार्जियन भी यही था बैरम खान। ये बैरम खान और हुमायूं की कंबाइंड सेना से और सिकंदर शाह सूरी की सेना सरहिंद के मैदान में, सरहिंद का क्षेत्र जो है ये पंजाब में अवस्थित है, इसी सरहिंद के क्षेत्र में 1555 में एक दूसरे के आमने सामने आ जाती है। इस सरहिंद के क्षेत्र में युद्ध में हुमायूं ने बड़े आसानी से सिकंदर शाह सूरी की सेना को हरा देते हैं, और एक बार फिर 15 साल बाद हुमायूं दोबारा हिंदुस्तान के सिंहासन पर बैठने का उसको अवसर मिलता है। बट ये सुख ज्यादा दिन के लिए नहीं उपलब्ध रह पाता, क्योंकि 1556 के स्टार्टिंग मंथ में जनवरी में जब हुमायूं दीन पनाह नामक नगर में अपनी लाइब्रेरी के सीढ़ियों से नीचे आ रहा था, तो दुर्भाग्यवश उसका पैर सीढ़ियों से फिसलने की वजह से तो जमीन पर गिर जाता है, और उसी समय वान का एक्सपायर हो जाता है, उसकी मृत्यु हो जाती है। तो इस प्रकार आप देख रहे होंगे कि हुमायूं को क्यों हम लोग एक अनफॉर्चुनेट रूलर कहते हैं, एक दुर्भाग्यशाली रूलर कहते हैं, क्योंकि ये व्यक्ति कभी सुकून से अपने जीवन को निर्वाह कर ही नहीं पाया। और जब हुमायूं की मृत्यु होती है तो उस समय अकबर कलानौर में था, कलानौर जो कि पंजाब में था, और वहीं अकबर का राज्य सिंहासन सत्तारूढ़ करते हैं, उसको सिंहासन सौंप दिया जाता है उसी कलानौर नामक स्थान
और हुमायूं की आत्मकथा, हुमायूं की बायोग्राफी को लिखने वाली व्यक्ति, लिखने वाली पर्सन गुलबदन बेगम थी। कौन थी? गुलबदन बेगम। गुलबदन बेगम हुमायूं की सिस्टर थी। गुलबदन बेगम कौन थी? हुमायूं की सिस्टर थी। और उसने क्या लिखा? हुमायूं की बायोग्राफी। हुमायूं की बायोग्राफी, हुमायूं नामा लिखने वाली कौन है? गुलबदन बेगम। उसके बाद हुमायूं का मकबरा, जो कि बड़ा इंपॉर्टेंट है, हुमायूं का मकबरा जो कि दिल्ली में अवस्थित है, इस मकबरे का निर्माण अकबर के कार्यकाल में संपन्न हुआ था। और इस मकबरे को निर्माण करने में सबसे बड़ी भूमिका किसी ने अगर निभाई थी तो हुमायूं की खुद की बेगम थी, हमीदा बानो बेगम। हुमायूं मौजेलियम, हुमायूं का मकबरा, हमीदा बानो बेगम, हमीदा बानो बेगम। हमीदा बानो बेगम ने हुमायूं के मकबरे को निर्माण कराया था। और हुमायूं के मकबरे को 1993 में यूनेस्को ने वर्ल्ड हेरिटेज साइट में शामिल किया। यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट हुमायूं के मकबरे को 1993 में मिला। और 1570 में हुमायूं की विधवा बेगम हमीदा बानो बेगम ने एक मिराक मिर्जा गियास बेग नामक कलाकार था। मिराक मिर्जा गियास बेग, मिराक मिर्जा गियास बेग इसका स्थापत्य करता था, इसका निर्माण करता हुमायूं के मकबरे का कौन था? मिर्जा मिराक गियास बेग। इस व्यक्ति ने, यही स्थापत्य करता था मिराक मिर्जा गियास बेग, किसका? हुमायूं के मकबरे के। और हुमायूं के मकबरे के बारे में थोड़ा सा आपको कुछ और स्पेशल चीज जानना चाहिए। ये 4 बाग स्टाइल में इसको बनाया गया था। हुमायूं के मकबरे के आसपास चारों तरफ 4 बाग स्टाइल के गार्डन बसाए गए थे। उसके अलावा ये जो था पर्शियन स्टाइल से प्रेरित था, पर्शियन स्टाइल से इसको बनाया गया था। और इसमें, इसको बनाने में सबसे बड़ी भूमिका अगर किसी की कही जा सकती है तो खुद हुमायूं के बेटे अकबर की थी। अकबर ने इसमें बहुत बढ़ चढ़कर इसमें भूमिका निभाई थी, जिसकी वजह से ये हुमायूं का मकबरा एक मार्वलस स्ट्रक्चर बनके तैयार हुआ, जिसको 1993 में यूनेस्को ने वर्ल्ड हेरिटेज साइट में इसको इंक्लूडेड किया। तो आज का क्लास यही फिनिश करते हैं। हुमायूं के बारे में हमने आपको सब कुछ बता दिया। अब इसके बाद कल के लेसन में हम आपसे अकबर के बारे में चर्चा करते हुए मिलेंगे, अकबर के बारे में पढ़ाते हुए मिलेंगे। सो आज का क्लास यही फिनिश करते हैं। थैंक यू, धन्यवाद आप लोगों का।